हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, लेकिन जितना भी वीडियो सेंड हो रहा है या मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप लोग जरूर देखें, नोट्स जरूर बनाएं और अपना काम आप लोग जरूर करें, मतलब हिमसेल्फ स्टडी जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। और तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, या आता है कि इसका पथ कैसा होता है। ठीक है, ये आप जैसे कि हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा कि जब कोई कण होता है उसको फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, तो आप लोग बताते थे परवलयाकार होता है। ठीक है, प्रक्षेपित कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बताना है आपको कि यदि ये कोई आवेशित कण है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, या कोई भी आवेशित कण है जिस पर क्या है आवेश है, कोई कण है जिस पर आवेश है और वह किसी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है, तो उसका पथ कैसा होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। जैसे अगर हमने ये मान लिया कि ये है दो प्लेट है, ठीक है, सपोज कर लिया कि दो प्लेटें हैं। ये जो प्लेट है वह प्लस आवेश से आवेशित किया गया है और ये वाला जो प्लेट है वह ऋण आवेश से आवेशित किया गया। ये दोनों क्या है, प्लेटें हैं। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो जाहिर सी बात है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होता है वह ऑलवेज प्लस से माइनस की तरफ होता है। यानी कि ये जो होगा ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वह क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। यानी कि ई का जो डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, प्लस से माइनस की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा। फिर देखिए अब ये आता है कि इसमें मान लिया जाए कि कोई आवेशित कण प्रवेश करे। मैं इसके लिए सपोज कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां तक प्रवेश करता है। तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ होगा वह इस तरीके से हो जाएगा। मान लिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, यदि आवेशित कण होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आवेशित कण है। ये इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और भी वेग से, किस वेग से, भी वेग से इस वैद्युत क्षेत्र ई में प्रवेश करता है तो इसका पथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आता है ये ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तो ये धन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला आपने प्लेट रखा हुआ है तो जब ये यहां तक तो देखिए सीधा जा रहा है, लेकिन जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये जाना तो चाहेगा, इधर ही जाना चाहेगा ऐसे सीधा, लेकिन यह सीधा नहीं जाकर के किधर हो जाता है, धन आवेश की तरफ झुक जाता है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो धन प्लेट होता है वह इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। यानी कि ये धन वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा और लास्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये धन प्लेट जो है वह बल लगाएगा, जिसके कारण यह उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका पथ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर मान लिया जाए कि हम लोग चल रहे हैं और चलते समय अगर कोई फोर्स, जैसे हम लोग सीधा ऐसे चल रहे हैं और इधर से बहुत तेज से हवा चल दी, ठीक है, इधर से बहुत तेज हवा, तो हम लोग अपने पक्ष से थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा उस रास्ते पर चले जाते हैं, चलेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएंगे। सेम टू सेम कहानी यहाँ भी है। और ये ऋण आवेश के कारण ये क्या होता है, ये ऋण प्लेट है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऋण है, इसलिए ये रिपेल करता है, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करता है ये वाला प्लेट, इसलिए इधर ये नहीं आता है। ठीक, अब हमको यही बताना है कि ये पथ कैसा होगा। तो देखिए फिगर को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो यही हमको सिद्ध करना है कि इसका जो पथ है वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा।
तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले तो x डायरेक्शन में एक समीकरण बनाते हैं कि x दिशा में चली गई दूरी, यानी कि क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। भाई ये दो तरीके से दूरी चल रहा है, ये देखिए ऊर्ध्वाधर दूरी भी चल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और साथ ही साथ क्षैतिज दूरी भी जा रहा है। यहाँ पर ऐसे यहाँ तक तो सीधा गया, तो ऐसे क्षैतिज दूरी भी जा रहा है। भाई यहाँ था, अभी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इधर कहीं आ गया, इतना दूरी कवर किया, तो ये क्षैतिज दूरी हो गया। लेकिन ये देखिए ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ था तो यहाँ पर चला गया, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊपर की तरफ। तो दोनों दूरियों को हम निकाल लें और दोनों को एक समीकरण में उसको व्यवस्थित कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो इसमें कुछ चीजें ये है, आप यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं कि माना प्लस व माइनस आवेश वाली दो प्लेटें हैं तथा वैद्युत क्षेत्र प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर है, ठीक है ना, ओर है। फिर क्या चीज आप लिखेंगे कि माना एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई में भी वेग से प्रवेश करता है। मतलब क्या कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह भी वेग से इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब यह क्या है, आवेशित कण है। अब वैद्युत क्षेत्र किसमें प्रवेश करता है, भी में प्रवेश करता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वह F इज इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q, ठीक है, बल बटे आवेश। तो यहाँ Q की जगह पर हम किसको लिए हैं, इलेक्ट्रॉन को लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब आप यहां से F का मान फाइंड करेंगे तो F बराबर E और ये वाला यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा, ये हो गया। एक चीज और भी हम लोग जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m व उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है, तब या तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या चीज होता है, इसको अगर समीकरण चलो ऐसे मानते हैं, तब क्या चीज होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। बोलिए, जानते हैं अभी कि अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, m हो, और उसमें उत्पन्न त्वरण क्या है, a है, तो हम ये जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। तो यहां से हम जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक समान वेग v से तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह इसमें वैद्युत क्षेत्र में आ रहा है तो इसका जो वेग है वो देखिए परिवर्तित होगा, और वह किधर चला जा रहा है, धन प्लेट की ओर। यानी कि मैं ये सपोज कर रहा हूं कि उत्पन्न त्वरण क्या है, a है। अब आप लिख सकते हैं इसलिए ये देखिए F के बराबर E इंटू ई भी है, F के बराबर m a भी है, इसलिए हम इसको लिख पाएंगे ma इज इक्वल E इंटू ई। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? F बराबर ma ना, और F बराबर E, तो आप जान रहे हो F के बराबर यह भी, F के बराबर यह भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से त्वरण का मान निकालेंगे a बराबर, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, E कैपिटल E अपान m। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, या ऐसे अभी छोड़िए, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं, m। ये समझ में आ रहा है? आपको करना कुछ नहीं, बस फिगर को बनाना है, टूटी फूटी भाषा में ऐसे लिखना चाहे तो लिखिए। कंसेप्ट आपका यह है कि E पर लगने वाला बल F बराबर A इंटू ई होगा। E इलेक्ट्रॉन है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और हम जानते हैं कि यह हमको त्वरण A, अभी मैं बताऊंगा कि मैं A क्यों निकालना हूं, तो तुरंत आपको समझ में आएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा इसको।
ठीक, अब देखिए ये हमने क्या निकाल लिया, ए का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अब लिखेंगे कि x दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी मान लीजिए x है, तो x बराबर क्या होता है, आप जानते हो चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या चीज होता है, ये होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है, समय। तो मैं मान लिया x चाल किस चाल से प्रवेश कर रहा है, v से, और समय मान लिया गया कितना लग रहा है, t। तो यहां से जब आप t का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा x अपान क्या चीज हो जाएगा, ये x अपान हो जाएगा v। t का भी वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी एक तरीके से और भी मैं बताऊंगा। तो आपको करना क्या, स्टेप क्या है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद से ये चीजें लिखना है कि E पर लगने वाला बल F बराबर इंटू ई होता है। E का द्रव्यमान m, वो उत्पन्न त्वरण A है, तो F बराबर m में हम पहले से जानते हैं। इन दोनों को इक्वल करके हमने A का त्वरण का वैल्यू E, कैपिटल E और m के फॉर्म में ला दिया। फिर x दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, तो x दिशा में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसको x दिशा के लिए हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। चाल गुणे क्या होता है, समय। चाल क्या है, v है, और ये हमने क्या समय माना, t। अच्छा, फिर इसी तरीके से आ जाइए, इसी तरह लिखेंगे t समय में y दिशा में चली गई दूरी। y दिशा का मतलब देखिए, ये x डायरेक्शन में भी जा रहा है, ऐसे देखो ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर भी जा रहा है। भाई देखो यहां से यहां तक चला गया है, अगर तो ये यहां से चल के ऊपर भी आ गया, और नीचे लाओ तो ये यहाँ, तो x डायरेक्शन में भी जा रहा है, y डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो x डायरेक्शन का हमने निकाला, y डायरेक्शन में कैसे निकलता है, तो y डायरेक्शन के लिए हम लोग ये जानते हैं फार्मूला कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यस की जगह हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा 0, u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो है क्षैतिज वेग है, v क्या है, क्षैतिज वेग है, और ये हम कौन सा वेग निकाल रहे हैं, कौन सी दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, इसलिए u बराबर 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 0, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग 0, और यह हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, यानी फाइनली u बराबर हो जाएगा 1/2 gt, सॉरी मैं g लिख रहा हूं, इसको a आप लोग लिखेंगे, at स्क्वायर। अब करना क्या है कि a व t का मान रखने पर तो रख दीजिए, इसी में रखिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल 1/2 a, तो इसीलिए मैं a निकाला था। a बराबर क्या चीज आप रखेंगे, ये हो जाएगा e स्मॉल e बटे ये m हो गया, और किसका वैल्यू, t का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू। तो t का वैल्यू क्या है, x बटे v है, यानी कि x बटे ये v का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यानी कि फाइनली आप यहाँ लिख पाएंगे, यहाँ ठीक है, नोट कीजिए फिर बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करें, फिर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जगह है, यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या चीज हो जाएगा, फाइनली y इज इक्वल हाफ ई एम अपान, सॉरी ई कैपिटल ई अपान m, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। तो इसको जल्दी नोट करें, और आप लोग ये देख रहे हैं कि यह क्या है, y में एक घात है और x में क्या है, 2 घात है, इसलिए यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है। जल्दी नोट करें। ठीक, तो हमने फाइनली क्या पाया कि y इज इक्वल ई कैपिटल E अपान 2m v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा समीकरण। अब हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है वह क्या है, कि यह जो समीकरण है y बराबर ax स्क्वायर के समतुल्य है। समतुल्य है कैसे,
ए इसमें क्या होता है कांस्टेंट, तो ये सभी चीजें क्या है कांस्टेंट, तो ए हो गया। y में कितना घात है, एक घात है, x पर कितना घात है, दो घात है। तो जब ऐसा कोई समीकरण हमको दिखता है तो यह कौन सा समीकरण होता है, परवलयाकार का समीकरण होता है। कैसा होता है, परवलयाकार का समीकरण होता है। अतः आप स्पष्ट रूप से नीचे लिख सकते हैं अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसे पता, क्योंकि जो समीकरण हमने निकाला वो y बराबर ax स्क्वायर के से समतुल्य है। अतः कण का पथ परवलयाकार है, ठीक है ना, परवलयाकार है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे, हेडिंग लगाना आप लोग कि एक समान बाह्य वैद्युतीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है, या एक नंबर में यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका केवल व्यंजक पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो आपको लिखना होगा, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आएगा, ठीक है। तो प्रूफ कर, एक्चुअली आपको ये याद करना है कि इसका होता है W इज इक्वल PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आता है कि हम सोचते कैसे हैं कि इसको क्या प्रूफ करना है। तो आप ध्यान दें, हमको क्या किस चीज की गणना करना है, किए गए कार्य की गणना करना है। तो कार्य बराबर हम ये जानते हैं कि बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। तो हमारे पास बल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अभी हम यहाँ क्या मानेंगे कि यह, जैसे अगर मान लिया जाए कि यह एक समान वैद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये सपोज कर लिया कि यह क्या है, एक समान वैद्युतीय क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युतीय क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इस तरीके से एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है AB, जिसके आवेश क्या है, -q और +q है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2L है, ठीक है। तो इस तरीके से 2L है। तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मानते हैं, P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। तो ये हमको करना क्या, हमको ये करना है कि ये देखिए वैद्युत के द्विध्रुव जो है वह क्षेत्र की दिशा से, सपोज कीजिए किसी कोण पे है, हमने उसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा मान लिया। अब हमको क्या करना है कि ये जो द्विध्रुव हमने AB रखा, इसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देना है। ऐसे आप लोग समझे, जैसे अगर मान लीजिए ये वाला जो मार्कर है, ठीक है, दूसरा लेते हैं। सपोज कर लिया जाए कि ये जो है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन से हमने थीटा एंगल पे, ऐसे थीटा एंगल पे ये कोई वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा है AB, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव कोई AB रखा है एंगल बनाते हुए। तो अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र की ही दिशा में, जिस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी तरीके से करना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, देखिए अब दोनों एक ही दिशा में हो गए, वैसे ये किसी कोण पे था ना, तो अगर दोनों एक ही दिशा में करना चाहें तो हमको इसको ऐसे यहां से लाके ऐसे 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 घुमाने में, यहां तक लाने में कितने कार्य की गणना करना होगा, वही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वैद्युत ऐसे है तो इसको हम घुमा करके यहाँ तक लाने में कितना कार्य करेंगे वही आपको पता करना है। तो करना यह है आपको कि यहाँ से हम ये, यहां से देखिए हम जानते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर घुमाएंगे, डी थीटा घुमाएंगे, ठीक है, तो यानी कि ऐसे कि द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय, या ऐसे लिख सकते हैं द्विध्रुव को अति सूक्ष्म विस्थापन, अति सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य,
किया गया कार्य क्या होगा, यही निकालना है फंडामेंटल आपका यही। ये जो समझ में आ गया सब समझ में आ जाएगा। देखो अब से समझ लो, जैसे हमको पूरा जब इसको हम यहां से कितना एंगल तक घुमाएंगे तब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। भाई थीटा पर रखा गया था तो ऐसे घुमाओगे, थीटा एंगल घुमाओगे तब नहीं ये जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले थीटा नहीं है, हमने क्या किया कि पहले जैसे था वैसे से सपोज कर लिया जाए अभी कुछ नहीं घुमाया, यानी कि थीटा बराबर कितना घुमाया, 0 अंश घुमाया। थीटा बराबर मतलब मैंने अभी घुमाया ही नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो थोड़ा सा इसको घुमाया जाए, थोड़ा सा का मतलब डी थीटा, तो डी थीटा का मतलब जैसे अगर मान लो 30 अंश रहेगा तो हमने कितना 1 अंश घुमाया, इसको 1 अंश घुमाया, तो कितना कार्य करना है। तो वो एक पहले हम डी थीटा घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर लेंगे और उसके बाद से हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कहां से टोटल यहां से लेके यहां तक घुमाने में कार्य पता चल जाएगा। जैसे द्विध्रुव को अति सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो डी डब्ल्यू बराबर होता है, यह हो जाएगा बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। क्या होगा, कोणीय विस्थापन। अब आता है ये कैसे पता कोणीय विस्थापन, क्योंकि देखो हम ये जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ बलयुग्म आघूर्ण में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये देखिए जब कोई चीज किसी एंगल पे या सर्कुलर में मोशन करता है या घूर्णन गति करता है तो वहां पर जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, बलयुग्म आघूर्ण होता है। और जो विस्थापन होता है वो क्या चीज होता है, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट न होकर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हो जाएगा डी डब्ल्यू और बलयुग्म आघूर्ण, तो बलयुग्म आघूर्ण को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। अब कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है। अब एक चीज और भी आप लोग लिख सकते हैं, लिख ये सकते हैं कि माना द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, कोण पर रखा गया है। तब ठीक है, तब आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है कि तब बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है P sin थीटा। ठीक है, ये पहले आपको बता दिया गया कि यदि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो और ये वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया हो तो इस पे जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर क्या होता है, Pe sin थीटा होता है। अब उसके बाद से यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, डी डब्ल्यू और टाउ, टाउ का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये Pe sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो गया। ठीक, अब लिखेंगे, बस अब लिखेंगे अतः द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब कैसे निकालेंगे, ये लैंग्वेज समझिए। यहां तक बात समझ में आया कि छोटा सा हमने विस्थापन किया पहले कितना, डी थीटा, मतलब छोटा सा, तो वर्क किया जाना है तो वर्क कितना होता है, तो बलयुग्म आघूर्ण कोणीय विस्थापन बलाघूर्ण कैसे निकालोगे, तो मैंने पहले लिख दिया। टाउ बराबर क्या होता है, Pe sin थीटा। कहां से मैंने लिखा ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद से Pe sin थीटा डी थीटा, तो छोटा सा भी घुमा है मतलब बहुत कम, तो हमको छोटा सा तो घुमाना नहीं है, हमको इसको इसके डायरेक्शन में लाना है, यानी कि कितना घुमाना है, थीटा। तो पहले थीटा बराबर 0 का मतलब अभी हमने घुमाया ही नहीं, तब कितना कार्य करना पड़ा, तो 0 हो जाएगा। और लास्ट में थीटा बराबर थीटा तक कितना कार्य किया गया, तो यहां से लेकर के यहां तक आप उसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या, Pe sin थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर थीटा तक। तो जब इंटीग्रेशन आप डी डब्ल्यू का करते हो तो ये केवल क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है।
ठीक है। और इसका इसमें देखिए जो कांस्टेंट, जैसे देखिए P और E कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर थीटा तक, किसका, साइन थीटा डी थीटा का, या फिर आप लिख पाएंगे W इज इक्वल, ये हो जाएगा PE, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के थीटा तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है क्या, कि अब लिखेंगे ये हो जाएगा W इज इक्वल माइनस का PE लिख दीजिए, ये हमने माइनस यहाँ जो था उसको हमने बाहर कर लिया तो माइनस हो गया, ये बचा क्या, कॉस थीटा। तो अब क्या होता है कि एक बार यहाँ लिखेंगे तो कॉस थीटा की जगह पर अपर वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ जो वैल्यू रहता है कॉस थीटा रखेंगे और माइनस का चिन्ह अपने से लगाते हैं, और ये क्या होता है, कॉस 0। पहले के लेक्चरों में ये सब चीजें बता दी गई हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, ठीक है, ये निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। और जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक दिन हम मैथ का ही बना देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए साइन थीटा का हमने समाकलन किया तो माइनस कॉस थीटा हुआ, माइनस को हमने बाहर कर लिया तो अंदर कॉस थीटा बचेगा। अब हमारा रूल होता है कि एक बार हम थीटा की जगह यहाँ अपर वैल्यू रखते हैं, तो अपर वैल्यू क्या हमारा थीटा है, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और इसी की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 लो वैल्यू रख दिया। अब यहां से देख लेंगे तो W बराबर हो जाएगा माइनस का PE हो जाएगा, और कॉस थीटा माइनस कॉस 0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। या फिर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा PE और इसको 1 माइनस कॉस थीटा, अंदर अगर हम माइनस का गुणा कर दें, ठीक है, अंदर हम क्या कर दें, ये जो माइनस है उसका गुणा कर देंगे, ये जो माइनस है इसका अंदर आप क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी कि हमने ये निकाला कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वह क्या होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। एक बार मैं दोहराता हूं, उसको ध्यान से सुनें। क्या आप हेडिंग डालने के बाद से लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, तब इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर PA sin थीटा। द्विध्रुव को अति सूक्ष्म विस्थापन d थीटा घुमाने में किया गया कार्य dW बराबर बल युग्म आघूर्ण गुणे क्या होता है, कोणीय विस्थापन, यानी कि टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया, ये हो गया। अब हमने छोटा सा वर्क किया था, छोटा सा कोण घुमाया था तो छोटा सा वर्क हुआ था। अब हम थीटा बराबर 0 मतलब जहां पर द्विध्रुव रखा गया है वहां से थीटा बराबर पूरा घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, तो हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, जैसे P और E कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, बदलेगा केवल साइन थीटा, क्योंकि आप 30 अंश घुमाओगे कि 40 अंश घुमाओगे, 50 अंश घुमाओगे, 90 अंश घुमाओगे, ये आप पर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसी का इंटीग्रेशन होगा। अब आप लोग याद कर लें कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमने माइनस को क्या किया, बाहर लिया तो माइनस PE हो गया। अब हमारा रूल ये होता है कि जो थीटा है वो इसके जगह पर एक बार ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं, एक बार नीचे वाला वैल्यू, तो ऊपर वाला वैल्यू रखने के बाद ठीक माइनस का चिन्ह लगाइए और लो वाला वैल्यू रख दीजिए। फिर क्या होता है, कॉस थीटा हमने रहने दिया और कॉस 0 इसका मान 1 हो गया, यानी कि W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपका प्रूफ है। अब यहाँ से कुछ चीजें नोट करनी है, ठीक है, नोट्स कीजिए, जल्दी से नोट करें। वीडियो को आप लोग पॉज करके भी नोट किया करें और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, 1 या 2 बार वीडियो देखें, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमने फाइनली ये प्राप्त किया कि W इज इक्वल क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल से भी देखिए बहुत आसान देते हैं। न्यूमेरिकल से P का वैल्यू दे देगा, E का वैल्यू दे देगा, थीटा का वैल्यू दे देगा, W का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से नोट में देखा, नोट में ये देखा जाए कि यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर कितना अंश हो, 90 अंश है, तो जो W का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PE
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 अंश, यानी कि W इज इक्वल हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90 अंश का मान कितना 0, यानी कि W बराबर क्या, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया PE 1 माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और फाइनली हमको मिलेगा W बराबर क्या PE, ठीक है। यानी कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव क्षेत्र के अभिलंबवत रखा गया हो तो उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है PE होगा, जहाँ P क्या है उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E क्या चीज होता है तो वैद्युत क्षेत्र, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, सॉरी थीटा बराबर क्या हो 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 अंश का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो या वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, हमने ऐसे रखा, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है एक कंडीशन में ऐसे परपेंडिकुलर है, तो उसमें इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य होगा वो क्या होगा W बराबर PE होगा। अब आता है कि अगर मान लिया जाए कि यह इसी डायरेक्शन में रखा गया हो, भाई थीटा बराबर 0, ये थीटा है क्या, थीटा है क्या P और E के बीच का एंगल है, थीटा क्या है P और E के बीच का एंगल है। अब अगर मान लिया जाए कि हमने इसको ऐसे रखा था, अब हमने इसको ऐसे रख दिया 0 अंश पे रख दिया, इसी डायरेक्शन में रख दिया, तभी तो थीटा बराबर 0 हुआ। जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा 0 अंश। तो अब पूछा जाए क्या कार्य होगा, तो आप बताएंगे कि 0 होगा। वैसे ही क्लियर है क्या होगा 0, क्योंकि हमको इसको घुमाकर इसी के डायरेक्शन में लाना होता है, तब कार्य करना पड़ता है। ये बताइए पहले से ही अगर ये ऐसा है तो कोई वर्क होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपने आप कोई वर्क कर रहे हो, सपोज करो खेत की कटाई करना है, तो खेत की कटाई कर रहे हो और जा करके देख रहे हो पहले से ही कटाई हो गया है, तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, नहीं। तो उसी प्रकार से यह भी है, तो यानी कि जो इस स्थिति में किया गया कार्य 0 होने वाला है। कैसे, क्योंकि यहाँ जब लगाएंगे तो W बराबर मिलेगा आपको PE 1 माइनस कॉस 0 अंश, यानी कि W बराबर हो जाएगा PE, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 अंश का मान भी क्या होता है 1, यानी कि W बराबर क्या हो गया 0 हो गया, W बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसको हम इस स्थिति को हम कहते हैं अस्थाई संतुलन। इसको क्या कहते हैं अस्थाई संतुलन कहते हैं। यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो तो इसको हम क्या कहते हैं अस्थाई संतुलन। अच्छा, तीसरा एक कंडीशन और आ सकता है कि यदि थीटा बराबर क्या हो 180 अंश। 180 अंश का मतलब क्या होता है कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो है वह क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में रखा गया हो, ठीक है। ऐसे समझिए, जैसे ये मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव हो और ऐसे न रख करके इसके डायरेक्शन में न रख करके, ऐसे समझो इसके डायरेक्शन में न रख करके उल्टा ऐसे ही रखा गया, लेकिन इधर इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन क्या है इधर है, तो अगर उल्टा रख दिया जाए तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। उस कंडीशन में यदि थीटा बराबर 180 हो तब कितना वर्क करना होगा उसको निकालना है आप लोग, तो मिलेगा आपको W इज इक्वल PE और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 180 अंश, यानी कि W बराबर हो जाएगा PE और ये 1 माइनस कॉस 180 अंश का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, यानी कि W बराबर हो जाएगा 2, ये देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो, यानी कि 2PE हो जाएगा, ठीक है। कितना वर्क हो जाएगा 2PE हो जाएगा, यानी कि 2 गुना काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं अस्थाई संतुलन कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं अस्थाई संतुलन कहते हैं, ठीक है। अस्थाई संतुलन कब होता है जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो और अस्थाई संतुलन में हमको वर्क नहीं करना पड़ता है, और अस्थाई संतुलन में यदि है तो हमको वर्क 2 गुना करना पड़ता है। देखिए P की है तो यहाँ P की है लेकिन 2 गुना करना पड़ेगा, और यदि लंबवत रखा गया है तब हमको करना क्या होता है P की। अब यह क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो है वह सबसे अधिक कब करना होता है, ठीक है, सबसे अधिक कब करना होता है, ठीक है। तो जल्द उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना, कि कब करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी देख लीजिए, दोहराते हैं। ये हो गया PE यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हेडिंग
नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दें, इसके पहले हम लोगों ने ये निकाला था कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने में कितना कार्य होता है, उसका वैल्यू आपने निकाला W बराबर PE × 1 - cos थीटा। अब ये निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो नोट कर सकते हैं, आप नोट कीजिए कि वैद्युत के द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझें क्या कि अगर मान लिया जाए, सपोज कर लो कि इतना ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। फिर से समझे, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक है, AB है। इसके आवेश मान लिया जाए कि इसका प्लस Q है और ये क्या है, माइनस का Q है। प्लस Q है और क्या है, माइनस Q है। अब जब हम इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो मान लिया गया हम यहां तक अगर लाते हैं, जैसे ये A वाला पार्ट आ गया और ये क्या आ गया, B वाला आ गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका A वाला जो सिरा है वो तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया, लेकिन B सॉरी अब से समझे, ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए A है, ये क्या है, B। A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q है। अब जब हम इसको लाएंगे, भीतर ला देंगे, तो मान लिया जाए इसको खिसका करके हमने A को यहां ला दिया, लेकिन B अभी भी क्या है, बाहर होगा। तो A तो वैद्युत क्षेत्र में आ गया लेकिन B बाहर है, तो B को भी वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमको ये कंडीशन करना पड़ेगा, यानी कि अब A यहां आ जाएगा और B यहां आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इस यहां अगर आवेश क्या है, माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो माइनस Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमको अतिरिक्त वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, हमको अतिरिक्त वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि उसको 2l दूरी, यदि इसका द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2l है, तो हमको 2l दूरी जो है अधिक लाना पड़ेगा। वैसे तो यहीं तक आ जाता, A आ गया, लेकिन A तो लाना नहीं है, हमको B को भी लाना है। तो इस B को यहां तक लाने के लिए फिर 2l दूरी आपको चलना पड़ेगा, तो इसका अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र E में लाया जाता है। स्पष्ट है कि प्लस Q की अपेक्षा माइनस Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे माइनस Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अतिरिक्त कार्य। देखिए हो तो गया, लेकिन यहां से पूरा लाने के लिए इसको आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क भी होगा। तो कार्य W इज इक्वल क्या चीज हो जाता है, F इंटू डी होता है। F का मान हो जाएगा माइनस का QE हो जाएगा और गुणे D का मतलब क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र आप किस में ला रहे हैं, E में ला रहे हैं। यहां लिख सकते हैं F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है, तो माइनस Q को ला रहे हैं, इसलिए वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूरी कितना लाएंगे, 2l। भाई इसको आप B को माइनस Q को यहां से यहां तक लाने में आखिर 2l दूरी तो आपको अतिरिक्त लाना ही पड़ेगा ना, तो वो हो गया। अब लिखते हैं चूंकि W बराबर ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है U नॉट, यानी कि यहां लिख सकते हैं आप कि यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है, यानी कि W बराबर U नॉट, यानी कि U नॉट यानी कि हो जाएगा, ये देखिए आप यहां पर लिख पाएंगे माइनस का P इंटू E। क्या लिख सकते हैं, माइनस P इंटू E। कैसे, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं ये जो माइनस रहने दिया जाए तो यह
Q, ये वाला Q इंटू 2L, ये मिला करके हो जाएगा P और ये हो जाएगा E। यहाँ बगल में लिख सकते हैं आप लोग कि हम लोग जानते हैं कि P बराबर Q गुणे क्या होता है, 2L होता है। तो ये जो Q है और ये 2L मिला करके P हो गया। P को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो फाइनली ये जो किया गया कार्य माइनस PE हुआ, यह द्विध्रुव की ऊर्जा होती है, यही संचित ऊर्जा होती है, इसलिए U नॉट भी माइनस का क्या होगा, PE होगा। तो ये अतिरिक्त कार्य हुआ माइनस Q को लाने में। अब हम ये जानते हैं कि द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या कितना हो जाता है, तो अब पढ़े हैं W बराबर होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। या पूछा जाए घुमाने में ऊर्जा कितना व्यय होगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं U इज इक्वल PE 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ये W बराबर U नॉट, उसी तरीके से स्थिति ऊर्जा। फिर क्या आता है कि अतः, फाइनली लिखेंगे अतः द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का PE प्लस PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या क्या, एक तो जो आपने अतिरिक्त कार्य किया है उसको, और जो घुमाने में कार्य है उस दोनों को जोड़ दीजिए तो वही कुल ऊर्जा होगा। यानी कि ये हो जाएगा U इज इक्वल माइनस का PE प्लस, ठीक है, PE फिर प्लस का हो जाएगा ये PE, फिर हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। इस PE से ये कैंसिल, यानी कि फाइनली U बराबर माइनस का क्या आ गया, PE cos थीटा, ठीक है। यानी कि यही आपका आंसर है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह U बराबर माइनस PE cos थीटा होती है। एक बार आपसे समझ लें और लैंग्वेज आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 बार वीडियो को जरूर देखें। क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र, ये स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो क्या चीज कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को ही हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने समझाया है आपको कि यह मान लिया जाए कि यह वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें अगर एक वैद्युत द्विध्रुव AB को आप अंदर लाएंगे तो A तो आ जाएगा, लेकिन इस B वाले को लाने के लिए हमको 2L दूरी और आगे चलना पड़ेगा, तब ये टोटल इसके अंदर आ पाएगा। तो हम क्या किए कि इस माइनस Q को अतिरिक्त जो 2L दूरी चल रहा है उसको लाने में किए गए कार्य की गणना किए। कैसे गणना होगा, तो लिखे हैं माइनस Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अतिरिक्त कार्य W बराबर F इंटू D। तो F का वैल्यू Q इंटू E होगा, क्योंकि आवेश माइनस Q है और वैद्युत क्षेत्र E में ला रहे हैं, तो बल बराबर इतना हो गया। विस्थापन उसकी द्विध्रुव के लंबाई के बराबर होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, इस पेन को मैं यहां रख रहा हूं, तो इसको देखिए, जब इसको मैं यहां से खिसका करके यहां तक लाया तो ये वाला सिरा तो आ गया, लेकिन ये अभी बाहर है। तो इस वाले सिरे को इसके अंदर लाने के लिए हमको इसको यहां से ऐसे लाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इस सिरे, ये सिरा पहले यहाँ था, तो यहाँ से विस्थापन कितना किया, 2L, इसके लंबाई के बराबर। फिर सॉल्व किया तो W बराबर यह गया, यानी कि किया गया कार्य अतिरिक्त कार्य ये हो गया, या इसी को स्थिति ऊर्जा आप कह सकते हैं, इनिशियल। फिर द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हमने पढ़ा है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको लिख दिया। अब टोटल कितना कार्य हुआ या टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इन दोनों वर्ग को आप जोड़ दीजिए, जो किया गया कार्य उसको, जो अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उसको, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब जोड़ेंगे तो फाइनली ये मिलेगा। ये देखिए माइनस PE का गुणा 1 में करेंगे तो ये PE हो जाएगा, PE का गुणा cos थीटा में करेंगे तो माइनस का PE cos थीटा हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, फाइनली क्या है, माइनस का PE cos थीटा होता है। यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा होती है वह कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से ये आपका 3 टॉपिक कवर हुआ, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले बार से सुधार किया जाएगा। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। धन्यवाद।